नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों में हिंसा की खबरें हैं। रामनवमी से लेकर के हनुमान जयंती तक शोभा यात्राओं पर पथराव और आगजनी, तोड़फोड़, यहाँ तक की फायरिंग तक की खबरें हैं। और जो भी स्थितियां हैं और जो लेटेस्ट है, दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी के जुलूस पर जिस तरह से पथराव हुआ और दूसरी हिंसक घटनाएं हुई, उसको लेकर के एक बार फिर चिंता बढ़ रही है और नए नए उपाय सोचने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि हम आगे चर्चा करें इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहेंगे कि यहाँ अपने प्रदेश में जहाँ 25 करोड़ लोग रहते हैं और सूचना ये है कि 800 से अधिक शोभा यात्राएं निकली। रोजा अवतार रमजान भी चल रहा है और इसके बावजूद कहीं से भी हिंसा तो दूर, मारपीट तो दूर, कहीं से में तक की खबर नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित रूप से जो दूसरे प्रदेश हैं जहाँ हिंसा हो रही है, उन्हें उत्तर प्रदेश से सीख लेनी चाहिए। और आज कुछ फैसले लिए गए मुख्यमंत्री के स्तर से। पहला ये कि जो शोभा यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हैं, वो बिना अनुमति के नहीं निकलेंगी और अनुमति केवल उन्हीं शोभा यात्राओं को मिलेगी लागत है पिछले 10-15-20 साल से निकल रही हैं। नई शोभा यात्राओं को, नई धार्मिक यात्राओं को जिलाधिकारी के स्तर से अनुमति नहीं मिलेगी। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है, विवाद कई दिन से चल रहा था लाउड स्पीकर को लेकर के, उस मामले में भी सरकार ने फैसला किया कि लाउड स्पीकर भी कहीं नए पॉइंट पर नहीं लगेगा। जहां लाउड स्पीकर परंपरागत रूप से लगता रहा जिन धार्मिक स्थलों में, वहीं लगेगा और उसका वॉल्यूम इतना रहेगा कि उस परिसर से उसकी आवाज नहीं जाएगी। और ये संयोग है और शुभ लक्षण है इस चीज के कि मुख्यमंत्री के इन फैसलों का दारुल उलूम तक में स्वागत है। निश्चित रूप से लोग स्वागत कर रहे हैं इन फैसलों का। और जो स्थितियां निकल करके सामने आई कि 800 यात्रियों के निकलने के बावजूद, रमजान का महीना होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जो उसके प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई कुछ लोगों द्वारा, और उसके बाद में एक्टिव हुई, कर्फ्यू लगा, धारा 144 की सीमाएं बढ़ाई गई, ये तमाम सी चीजें हुई। जो दिल्ली दंगे के लोग हैं उन पर हिंसा की कार्रवाई आज हुई है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। लेकिन स्थितियां क्या हैं, हम कहां पहुंच गए हैं, इस पर आज हम लोग विचार करेंगे। क्या जो अभी तक के नुस्खे हैं हमारे, क्या उनसे काम चलने वाला है, या उन नुस्खों के सहारे जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसे बनाए रखा जा सकता है? आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। क्या अब धर्म सम्मेलन के नाम पर के चार लोग, चार धर्मों के धर्म गुरु बैठ करके भाषण दे दें, सेमिनार हो जाए, इससे काम चल जाएगा? क्या इससे काम चल जाएगा कि हम गंगा जमनी संस्कृति की दुहाई दे दें, कुछ पुरानी मिसालें दे दें कि फर्रुखाबाद में घटना हुई, मुहर्रम के जुलूस के साथ ये हुआ, और उससे क्या काम चल जाएगा? क्या जो इकबाल का गीत है सारे जहां से अच्छा, उसे गा लेने से काम चल जाएगा? क्या इस बात से काम चल जाएगा कि कुछ विभिन्न धर्मों के लोग बैठ करके कहीं पानी प्याऊ लगा दें, कहीं आपस में गले मिल करके फोटो सेशन कर लें? क्या इससे काम चल जाएगा? इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। है जो स्थितियां हैं
और वो खबरें आई हैं, और अब तो हर 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 घटना का वीडियो वायरल हो जाता है। कोई ना कोई उस घटना का वीडियो बनाता होता है और उसके बाद में वो सदस्य जो है बाइडेन के हम सब तो ये उनके वीडियो वायरल हुए हैं और वायरल वीडियो से ही तमाम कार्रवाइयां संभव हुई है, पुलिस को एक्शन लेना हुआ है। तो निश्चित रूप से जो स्थितियां बिगड़ रही हैं, जो सामने आई हैं इस बार बिल्कुल नई डोज की जरूरत है, दवा की नई डोज चाहिए, नई वैक्सीन चाहिए, तब जाकर के वो असर करेगी। ये चर्चा का विषय आज हमारी इस बहस का हो सकता है कि जो स्थितियां ये सारे पुराने नुस्खे जो हमने गिनाए वो शायद बेअसर लगने लगे हैं, और निश्चित रूप से इनका निदान करने के लिए अब नई दवा, नई डोज की जरूरत है, नई वैक्सीन की जरूरत है। आज हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और शुरुआत हमने की है उत्तर प्रदेश से, जो मिसाल बना है उत्तर प्रदेश पूरे देश में, यहाँ इतना बड़ा धार्मिक स्थल, पूरा ये जो 15 दिन का समय होता है, सबसे अधिक धार्मिक आयोजन इस दौरान होते हैं। और इस बार तो चूंकि कोरोना के बाद सामान्य स्थिति है, तो जो धार्मिक आयोजन है वो भी पूरे हर्षोल्लास के साथ हो रहे हैं। हनुमान जयंती से लेकर के ईस्टर तक, और उसके बाद में रामनवमी, नवरात्रि परिधि इस बार के साथ मनाया गया है, जिसे पिछले सालों में मनाया जाता है। तो इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में कहीं इस तरह की कोई घटना नहीं। और आज जो सरकार ने फैसले लिए लाउड स्पीकर को लेकर के, धार्मिक जुलूसों को लेकर के, उसका बराबर स्वागत हो रहा है। जो सभी धर्मों के लोग हैं, हमने, और जैसा कि मैंने उल्लेख किया, की तरफ से भी सरकार के मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत हुआ है। तो आज की इस बहस में आलोक बिहारी शुक्ला जी भाजपा का पक्ष रखेंगे, इसके अलावा मुक्तबोध पालीवाली हैं, विकास पांडे हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और वरुण त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, और आम आदमी पार्टी से है, जिनकी दिल्ली में सरकार है, जिन पर छींटे पड़ रहे हैं तमाम तरीके के, और जो जहांगीरपुरी की घटना है उसको लेकर के बातें हो रही है। आम आदमी पार्टी से ध्रुव राजपूत है आज हम सबके बीच में। तो एक अच्छा पैनल है आज की इस बहस का, और निश्चित रूप से जिस ओर मैंने संकेत किया है, इशारा किया है, उस ओर ही चर्चा को हम आगे ले जाएंगे, और एक सार्थक चर्चा हो, ये प्रयास आज हमारा सबका रहेगा। आलोक जी, आपसे शुरू करते हैं। एक सारी चर्चा, सारी चीजें हमने गिना दी हैं जो शुरुआती हैं, कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक मिसाल बना है, उससे निश्चित रूप से प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को। जो दूसरी सरकार है उससे उन्हें यहाँ सीखना चाहिए। और यहाँ तो जो सबसे बड़ी बात है, बुलडोजर का डर है यहाँ पर, जो बुलडोजर संस्कृति की है, और उसको लेकर के लोग तरह तरह की और कानूनी पेचीदियां निकाल रहे हैं। लेकिन उस जो शुरुआत है बुलडोजर चलाने की, उससे जो संदेश मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, वो संदेश उन लोगों तक पहुंच रहा है जहां तक ये संदेश पहुंचना है। तो निश्चित रूप से आज की ये महत्वपूर्ण बहस, आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर बहस हम एक निश्चित रूप से एक निर्णायक स्थिति तक पहुंचेंगे। आलोक जी। शेखर भाई, बड़ा अच्छा विषय है और बड़ा संवेदनशील भी है, और इस पर विचार होना भी चाहिए। मैं थोड़ा सा उसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी साथी बैठे हैं, इसमें काफ़ी उम्र दराज भी हैं। आप थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डाल करके ये देखिएगा कि कभी भी मुस्लिम धर्म की जब भी शोभा यात्रा इस देश में निकली, कभी भी इन सनातन धर्मियों ने कभी भी उन पर किसी भी प्रकार का कोई पथराव, बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया? कोई ऐसी सूचना पिछले 70 वर्षों से लेकर के अभी तक एक आध घटना को छोड़ करके अगर
छोड़ दिया जाए। लेकिन आप देखिएगा कि जब जब सनातन धर्मी अपनी किसी शोभा यात्रा को इस देश में कहीं पर निकालने का प्रयास करते हैं, अनवरत उनको पिछले 70 वर्षों से रोका जाने का प्रयास किया जा रहा, और कहीं ना कहीं ये सरकारों की मिलीभगत भी रही, चाहे वो अमरनाथ की यात्रा रही हो, चाहे वो कोई भी यात्रा रही हो, हमारी रामनवमी की यात्रा रही हो, दुर्गा पूजा की यात्रा रही हो, कुछ भी रहा हो, इन एक वर्ग विशेष के द्वारा ही हमेशा क्यों रोका जाता है, क्यों उसमें बाधा उत्पन्न की जाती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और पूरा आप इतिहास उठा करके देख लीजिए तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि हमें आपको देखना ही नहीं चाहते, हमारी आपकी शोभा यात्रा को निकालने ही नहीं देना चाहते। तो अभी जैसा शेखर भाई ने कहा कि अब जो पुरानी दवाएं थी उन दवाओं में बदलाव की आवश्यकता है, और शायद हमको लगता है कि हमारे योगी जी ने जो एक बुलडोजर शब्द दिया है, ये भी कहीं ना कहीं एक स्पेशल डोज का संकेत करता है। जब इस दवा का प्रयोग किया गया तो देखा गया कि इस प्रकार के जो रोग थे उन पर थोड़ा सा अंकुश लगा है, लेकिन अभी जड़ से समाप्त नहीं हुआ है। इसके लिए और ज्यादा डोज बढ़ाने की आवश्यकता है। और ऐसा अगर पूरे देश की जो सरकारें जहां जहां पर भी है, अगर इसी निष्पक्षता के साथ इस बुलडोजर जैसी दवा का प्रयोग अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं एक भय व्याप्त होगा, और उन उपद्रवियों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई निष्पक्ष भाव से सरकार अगर करती है तो कहीं ना कहीं हम सब लोग इस व्यवस्था में शांति ला सकते हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि जब जब सनातन धर्मी किसी भी शोभा यात्रा को निकालते हैं, जब जब सरकारें कोई अच्छे फैसले लाती है, चाहे वो धारा 370 के मामले में हो, सीएए के मामले हो, एनआरसी के मामले में हो, इनको सबसे दिक्कत है। आप देखिए एक वर्ग विशेष को ही दिक्कत है, चाहे कितनी भी राष्ट्र पुनर्निर्माण की योजनाओं में चाहे सरकार संलिप्त हो, जनता संलिप्त हो, समाज संलिप्त हो, लेकिन ये सब लोग एक वर्ग विशेष इसमें सब में बाधा उत्पन्न करता, तो इसका इलाज तो आवश्यक है। और अगर इलाज नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये नासूर ना बन जाए। और हम पिछले 10 वर्षों से लगभग एक देख रहे हैं कि ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उपद्रवी पर भी एफआईआर दर्ज होती है और जो पीड़ित है उस पर भी एफआईआर दर्ज होती है। ये कौन सा कानून है कि हम अगर अपनी शोभा यात्रा शांतिपूर्वक निकाल रहे हैं और किसी उपद्रवी ने हमारे ऊपर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंका, तो जो हमारे यहाँ तथाकथित सेकुलरिस्ट जो लोग हैं वो उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और एक ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि जो शांति प्रिय लोग अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। कायदे में सरकार को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और बहुसंख्यक समाज को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम उपद्रव नहीं कर रहे हैं, हम अपने धार्मिक अनुष्ठान को पूरी ईमानदारी के साथ शांतिपूर्वक निर्वाहित कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और उस पर कोई उपद्रवी अगर हमला करता है, उसमें हत्याएं करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है कि नहीं साहब इन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अरे जब तो सरकार और समाज को दोनों को ये बात सोचनी चाहिए कि जो पीड़ित है उसे पूरी तरीके से संरक्षण प्रदान करे। और इसी दिशा में माननीय योगी जी ने एक आज जो बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि कोई भी आयोजन, धार्मिक आयोजन, रैली बिना स्थानीय प्रशासन की अनुमति के नहीं होगा। और हम तो ये कहते हैं कि हमारे, इससे भी मैं थोड़ा बढ़ करके कहता हूँ पार्टी लाइन से हट करके भी, कि हमारे जो देवी देवता हैं उनके हाथ में सब में अस्त्र और शस्त्र हैं। तो जब हम अपने किसी राम की अगर हम शोभा यात्रा निकालते हैं तो हमारे जो देवी देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके साथ हमको अनुमति दी जानी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कहीं ना कहीं हम सब लोग अपना बचाव करने में भी समर्थ होंगे, क्योंकि कब तक बहुसंख्यक समाज पूरी तरीके से प्रशासन के भरोसे रहेगा, कब तक इस पीड़ा को झेलेगा, कब तक, चाहे वो जहांगीर का मामला हो, आप देखिए हमने पीड़ा झेली, अभी दिल्ली दंगे हुए थे हमने पीड़ा झेली, हुआ क्या, हमारे तो व्यक्ति चले गए, मर गए, जांच हो रही है, आज पकड़े जा रहे, 4 दिन बाद पैरोल पे छूट करके फिर वहीं पर आ रहे हैं, फिर दंगा कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में बदलाव होना चाहिए और ऐसा सत्य संदेश दिया जाना चाहिए कि जो भी उपद्रवी है वो कानूनी शिकंजे से बच नहीं पाए, बाहर ना आ पाए।
विवेक जी, एक चीज और है, एक 10 और आप अपने सामने रखें चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। जब किसी मंत्री का काफिला निकलता है, और आजकल तो जरा सा मंडल अध्यक्ष हो जाए तो 3-4 गाड़ियों के बिना चलता नहीं, और किसी मंत्री का काफिला निकले, किसी दर्जा मंत्री का काफिला निकले, किसी आयोग के अध्यक्ष का, सदस्य का काफिला निकले, तो उस पर पथराव तो दूर, उस पर कोई मिट्टी भी नहीं फेंकता। ये जो पथराव और ये सारी चीजें हैं, ये सब जो हिंसा की घटनाएं हैं, ये सारी चीजें ये धार्मिक जुलूसों पर ही क्यों होती हैं? ये भी सोचने की बात है। और कहीं ना कहीं इसके जो नुकसान है, फायदा नुकसान है, उसको देख करके ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं होती रही हैं। और इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि नई दवाओं की जरूरत है, नई डोज वैक्सीन की जरूरत है। देखिए जो आपने बात कही कि जो विषय आपका है और जिस तरीके से हमारे प्रोफेसर साहब ने बात रखी अपनी, तो उसको देखते हुए जो आपने बात कही कि ये केवल धार्मिक आयोजनों पे क्यों ऐसा होता है, ये भी एक सोचने की बात है ये। क्योंकि धार्मिक आयोजन, और वो भी आप देखिए कि जिन राज्यों में ये हुआ है, अभी मैं बिंदुवार बाद में आपकी जवाब दूंगा, अभी आप ही की बात जो आपने कही है नफा नुकसान की और धार्मिक आयोजनों में क्यों होता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए ये इसमें कहीं न कहीं तो हमारे हाथ लाभ जुड़े हुए हैं, बाकी काफिले पे नहीं पथराव होना और धार्मिक आयोजन में होना। और ये आप देखिए कि जिन राज्यों में ये हुआ है वहां चुनाव होने हैं, और उत्तर प्रदेश में तो चुनाव निपट चुके हैं, तो यहाँ चुनाव तो होने नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में घटनाएं हुई हैं उन राज्यों में चुनाव होना है। ये भी आप गौर करिए, इस एंगल से भी देखिए इसको आप, ये वहीं पे ये घटनाएं हुई हैं ये। तो आज कहीं न कहीं से जो तरीके से बात कही जा रही है, देखिए दंगे पहले भी होते रहे, झगड़े पहले भी होते रहे, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में हम उसको देख रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में ले जा रहे हैं, ये परिप्रेक्ष्य क्या हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप है? आप परिवार की बात देखिए, आपके परिवार में 4 अगर आपके बच्चे हैं तो चारों का मिजाज अलग अलग होता है। जिस तरीके की आप बात कर रहे थे एक वर्ग विशेष के लिए, हमारा देश भी पूरा परिवार है। हम सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। तो आज हम किसी को देश से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हमारे पास सक्षम कानून है, उन सक्षम कानून का हम सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास ये नहीं है, हम अभी समर्थन से चल रहे हैं। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, और पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रोफेसर साहब, अगर एक आपके हल्के का सिपाही आमादा हो जाए तो आपका पेन अगर कहीं गिर जाएगा तो आपको मिल जाएगा पेन, एक हल्के का आपका सिपाही चौके का। और सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। अगर सरकार आपकी है, आप जिस तरीके से आपने मर्जें गिनाई हैं 70 साल के पृष्ठभूमि का लेके, और जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं बहुसंख्यक के ऊपर, तो अब सरकार कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सरकार के पास सारे सक्षम कानून हैं, तो सरकार इसका ढिंढोरा ना पीट के, इसको हल्ला ना मचा के, इस पे सीधे कार्रवाई करे। अरे भाई, कोई अगर चोर चोरी कर रहा है, कोई गलत व्यक्ति अनैतिक कार्य कर रहा है, तो उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। उसके लिए आप किसने आप रोका आपको है? और उसके लिए कानून आप पास है, आपका संविधान कह रहा है, आपके कानून कह रहे हैं, आप पास सारी चीजें हैं। और दूसरे आप देखिए कि अगर आपको प्रोफेसर साहब मानना पड़ेगा कि हमारी खुफिया एजेंसियां क्या करती रही। आप देखिए, अगर दूसरे एंगल से भी देखें आप, राजनीतिक फायदा तो जहां चुनाव होने वहां ये हुआ, आपकी खुफिया एजेंसियां थी वो क्या करती रही? प्रशासनिक स्तर पे कोई जुलूस निकलता है तो उसके लिए बाकायदा परमिशन ली जाती है, उसका एक रूट तय होता है कि उस रूट से निकलेगी वो, और उसके साथ फोर्स रहती है। तो इन सब चीजों को आप देखिए, कहीं न कहीं से इनमें प्रशासनिक चूक कहिए या सियासी फायदे की बात कहिए,
खुफिया एजेंसियों की बात कहिए, ये वहां की बात करिए, इसको और दूसरी दिशा में मोड़ने से फिर वही बात आती है जो हमारा एक नफरत वाला वायरस है, उसको ना फैलाइए, क्योंकि हमें रहना इसी देश में है। पालीवाल जी से बात करिए इसको आप। पालीवाल जी विश्व हिंदू परिषद में भी रहे हैं, तमाम से तरह के प्रदर्शन और धार्मिक यात्रा से बहुत नजदीक संबंध रहा है पालीवाल जी का। और आज निश्चित रूप से पालीवाल जी के विचार इस बहस में उपयोगी होंगे। पालीवाल जी देखिए शेखर जी, वास्तव में जो हमारे शुक्ला जी ने जो बात रखी है बहुत ही मैं उससे सहमत हूँ। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक फंडा बहुत तरकीब से उठाया कि जो नुकसान आप करेंगे आपसे हम भरपाई करेंगे, और उसको बड़ी सख्ती से लागू किया। इस कारण उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के किसी भी बैड एलिमेंट की ये हिम्मत नहीं पड़ी है कि हमारे किसी भी इस प्रकार की किसी यात्रा पर, किसी आयोजन पर वो अपनी आंख उठाए, क्योंकि हमने सख्ती से अपने प्रशासन को मुस्तैद कर रखा है। इसी तरीके से हम समझता हूं कि अन्य प्रदेशों की सरकारों को योगी जी से सीख लेकर इस तरीके की अपनी आंख सीधी रखनी चाहिए, जिससे कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में इस तरीके की हरकत कोई ना कर सके। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो लोगों का आदान प्रदान जिस तरीके से ये नए टाइप के लड़के जो है किया करते हैं, उस पर भी हमें अंकुश लगाना होगा, ताकि उनको भड़काऊ जो पोस्टें डालते हैं उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। हम सभी सामाजिक बंधुओं को भी उस पर ध्यान देना होगा, हम सब सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी ध्यान देना होगा, ताकि उस पर इस तरीके की कोई पोस्ट पड़ती है तो उस विषय को भी हमें शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहिए, और उससे आगे कोई उस विषय को लेकर कोई घटना ना बढ़ सके। मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी निष्पक्ष भाव से जो सख्ती से पेश अपना प्रशासन किया है, उस तरीके से हमें अन्य प्रदेशों के लोगों को भी ये सख्ती लागू करनी चाहिए किसी भी आयोजन पर। वरुण त्रिपाठी भाईजान, हम समझ रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग हैं हमारे पैनल में, सारे लोग संगठन चलाते हैं और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति प्रशासन से लेने का क्या तरीका है, सारे लोग उस प्रक्रिया से गुजरते हैं। आप भी मीटिंगें करते हैं, अभी सभाओं के लिए अनुमति लेना आपके जिम्मेदार अधिवक्ता और उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। और अब तो एक बिल्कुल प्रोफार्मा है, बड़ा सा प्रोफार्मा है, और उसमें अनुमति मिलने के बाद में तमाम सी शर्तें उसमें रहती हैं, पहले से ही रहती हैं कि इन शर्तों के तहत आपको अनुमति दी गई है। आप पहले आवेदन करें अनुमति के लिए, उसके बाद में फिर संबंधित थाने की रिपोर्ट लगती है, उसके बाद में मजिस्ट्रेट स्तर से निर्धारित तमाम सी जो पाबंदियां हैं, शर्तें हैं, उनके तहत अनुमति मिलती है। और उसके बाद में जो भी ये घटनाएं दिल्ली की हुई, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनुमति नहीं ली गई थी, क्या जो स्थितियां चल रही थी, लोग तलवार लेकर के चल रहे थे, दूसरे हथियार लेकर के चल रहे थे, जिसकी सूचनाएं क्या जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको नहीं दी जा रही थी, और क्या स्थिति जो रूट है, रूट भी तय रहता है, रूट को लेकर के क्या स्थितियां रहेंगी, क्या इसकी भी जानकारी प्रशासन को जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको नहीं दी गई थी, और ये घटना हो गई, इसके पीछे फेल्योर क्या है, कौन जिम्मेदार है? केवल साधारण सी गोष्ठी करके चीजें निपटा दी है, कौन फेल्योर है, ये भी कहीं ना कहीं इंगित होना चाहिए। कौन जिम्मेदार है इस बड़ी घटना के लिए,
ये भी कहीं ना कहीं इंगित होना चाहिए। बलवंत पाटिल जी देखिए, सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने आज लाउड स्पीकर और नई जो शोभा यात्राएं हैं उनकी परमिशन के लिए जो सिस्टम आज उन्होंने जो दिया, वो कहीं ना कहीं प्रशंसा के काबिल है। दूसरी चीज आप देखिए कि दिल्ली हो या अन्य प्रदेशों में जिस तरीके की ये घटनाएं हुई, आप देखिए ये बहुत ही निम्न स्तर का आदमी का ओछापन है। जिस तरीके से साहब शोभा यात्राएं निकलती हैं और पत्थरबाजी होती है, तो साहब ये बहुत दुखद है। दूसरी चीज, फोटो सेशन या गले मिलने से अब काम नहीं चलेगा। तीसरी चीज आप देखिए कि दिल्ली पुलिस दिल्ली के अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि साहब दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। दूसरी चीज, इससे पूर्व में भी साहब दिल्ली में दंगा हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर दंगा हुआ था, और इन उपद्रवी और शरारती तत्वों की वजह से आम जनमानस को कितनी बड़ी क्षति हर तरीके की साहब उठानी पड़ी थी। मैं इस डिबेट के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूं। मौलाना साद बहुत बड़े जो है दिल्ली के साहब मौलाना साद का बड़ा लंबा साहब सिस्टम चला था कि साहब मौलाना साद उग्रवादी हैं, फलाने हैं, ढिमाके हैं, आरोपी हैं। मैं इस डिबेट के कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मैं मांग करता हूं भाजपा सरकार से कि मौलाना साद को पकड़ के साहब लाया जाए। जब से दिल्ली का दंगा हुआ इससे पूर्व वाला आप समझिए कि बिल्कुल टीवी चैनलों से साहब मौलाना साद गायब हो गए, पता नहीं जमीन खा गई कि आसमान निकल गए। दूसरी चीज आप देखिए कि तमाम इस तरीके की शोभा यात्राएं निकलती हैं, उनका रूट मैप साहब तैयार होता है। ये जांच का विषय, जांच भी साहब इसके ऊपर चल रही है कि साहब किस रूट से जाना था, क्या दूसरे रास्ते से ले जाया गया, क्या कंडीशनें रही, और इसी तरीके की साहब पत्थरबाजी, उसमें तो साहब जो वीडियो साहब वायरल हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अनलीगल वेपन से साहब फायर हो रहे हैं। आप समझिए शोभा यात्रा के ऊपर साहब फायर की जा रही, बहुत दुखद है। और मैं सनातन धर्मी होने के नाते इस कायराना और कुकृत जिन जिन लोगों ने किया है साहब कहने से नहीं, उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, उनके मकानों के ऊपर साहब बुलडोजर चलना चाहिए क्योंकि वो इसी काबिल है। आप समझिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का कहीं LIU साहब फेल था, उनका लोकल इंटेलिजेंट यूनिट पूरी तरीके से फेल था, पुलिस पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी हुई, तमाशाई बनी हुई साहब देखती रही। उसने यही नहीं जान पाया कि इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में साहब देखिए जहांगीरपुरी में जो उपद्रव हुआ, कितनी बड़ी तादाद में साहब उपद्रवी वहां मौजूद थे। तो ये साहब उनका विषय है, ये खाली डिग्निटी नहीं है। इस सरकार को इस तरीके से संदेश देना चाहिए जो भविष्य में इस तरीके के कुकृत की पुनरावृत्ति ना हो सके। हाँ विकास पांडे, एक स्थिति और निकल करके सामने आई है, खासतौर से मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर के जिस तरह से स्वागत हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आज जिस तरह से फैसले लिए लाउड स्पीकर को लेकर के, शोभा यात्राओं को लेकर के, और 4 महीने तक सभी पुलिस अधिकारियों की, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जो छुट्टी पर हैं उन्हें 24 घंटे में ड्यूटी पर पहुंचने के आदेश कर दिए हैं। तो ये सख्ती उत्तर प्रदेश में दिख रही है, और उत्तर प्रदेश के जो फैसले हैं उसको लेकर के दूसरे प्रदेश भी कहीं ना कहीं, और एक बात ये सही कही मिश्रा जी ने कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं और जिन राज्यों में घटनाएं हुई हैं वहां चुनाव जो है होने वाले हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एक कनेक्शन तो है नफा नुकसान का, इस तरीके की घटनाओं का, नफा नुकसान का और इस तरीके की घटनाओं का कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन तो है। क्योंकि बार बार ये स्थिति सामने आती है कि किसी राजनीतिक नेता का जब काफिला निकलता है तब इस तरह की कोई पत्थर और दिल्ली तक फेंकने की हिम्मत नहीं करता। और जब शोभा यात्रा निकलती हैं और ये पूर्व तय रहता है, जो आस्थाएं हैं राम के प्रति, हनुमान के प्रति, उसमें शोभा यात्रा का क्या स्वरूप होगा ये पूर्व निर्धारित रहता है। इसके बाद में भी हमले होते हैं और हमले करने वालों के पीछे कौन लोग होते हैं, ये सारी चीजें निकल करके आती भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक ये लोग कार्रवाई से बचते रहे। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं आपसे, साफ नियत और सही प्रयास, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, राजनीति करने का भी और सरकारें चलाने का भी।
सबसे बड़ी चीज ये है, मैं आपको बता दूं कि राजनीति केवल उतनी देर होनी चाहिए जितनी देर चुनाव होने हैं। मुझे लगता है कि जब आप सरकार में आ जाते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है और आपको काम करने की प्रवृत्ति पे काम करना होता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के ये कोई नया विषय नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के कोरोना काल में भी आप WHO भी उनके मॉडल की तारीफ करता था और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी ये कहा है कि हमें अपना मुख्यमंत्री आप उधार दें। विषय पर रहिए। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। और इस तरीके के विषय मुझे लगता है कि ये गर्व करने के भी विषय हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पारदर्शिता को भी, इच्छा शक्ति को भी दिखाता है इन कंपेयर टू दिल्ली और राजस्थान। अभी आपने जिनका उदाहरण दिया, जिन कांग्रेस प्रवक्ता का उदाहरण दिया, मैं एक छोटा सा विषय रख दूं कि कहां कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी सरकार की वो कर रहे थे कि सरकार की जिम्मेदारी है और जहां जो उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो क्या कर रही थी, ये सारी चीजें कर रहे थे। मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता ये भूल गए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आप एक तरफ तो केंद्र सरकार की तरफ इशारा करके ये कहते हैं सरकार बहुत ताकतवर होती है, दूसरी तरफ आप ये भूल जाते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगर सरकार इतनी ताकतवर थी तो आखिर वहां पर पत्थरबाजी कैसे हुई, ये कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे बताएं। दूसरी चीज, NIA जांच करने नहीं जाती है, आप समझिए रॉ नहीं वहां पे लगती है, ऐसे छोटे छोटे विषयों के लिए वहां पर रॉ नहीं लगती है, वहां पर LIU है, CBCID है, इस तरीके की छोटी छोटी जो राज्य के अधीन जांच राज्य के अधीन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो काम करती हैं। आखिर कहां राज्य से चूक हुई है मुझे बताएं। मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि इन राज्यों में चुनाव है, मैं भी वही बात कह रहा हूं, इन राज्यों में चुनाव है और ये ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक वोट बैंक को हथियाने के लिए कर, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। मैं आज आपको स्पष्ट करके बताता हूं, मैं भी आपकी उसी बात पे एक कदम आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं, क्योंकि में कांग्रेस की सरकार रहती है वहां पर भी पत्थरबाजी हुई है, वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं, पत्थरबाजी कांग्रेस ये दिखा रही है वोट बैंक को, क्योंकि ये जिन्नावादी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, मैं आज आपको एक चीज और बता दूं आपको कि इस सारे विषयों को मुझे लगता है कि एक दूसरे चश्मे से भी देखने की जरूरत है। एक कहावत है, हम यहाँ भयभीन हुए, तो मुझे लगता है सरकार का इकबाल, पुलिस का तो इकबाल होता ही है, सरकार का भी अपना इकबाल होना चाहिए, क्योंकि सरकार सबके लिए होती है और सबको साथ में चलने के लिए होती है, सरकार किसी अन्य विषयों के लिए नहीं होती है। आपको मैं एक छोटा विषय और याद दिला दूं, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां जरा से डर की वजह से कांवड़ यात्राएं बैन कर दी गई थी, लेकिन कोरोना काल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जहां मंदिर बंद किए, जहां मस्जिदें बंद की, वहां मंदिर भी बंद किए। हमने कभी पक्षपातपूर्ण रवैये से कोई काम किया ही नहीं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि कांग्रेस नामक चश्मे से और समाजवादी चश्मे से वो नहीं दिखेगा और मैं उनसे अपेक्षा भी नहीं करता हूं कि वो ये सब देखें, लेकिन हाँ, ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि राजनीतिक स्वार्थों बस देश की अस्मिता को, देश को ऐसी आग में मत झोड़िए कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आप पर शर्म करें और आपसे ये सवाल भी पूछें कि आखिर आपने कैसे भारत का निर्माण करने का प्रयास किया। जरूर राजपूत आम आदमी पार्टी, हाँ बताइए। सर, किसी भी धर्म पर या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम पर जो हिंसक घटनाएं होती हैं, ये सर बहुत ही निंदनीय है और इनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी घटनाएं होना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पर प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को दोनों को संज्ञान लेना चाहिए और सामाजिक संगठनों को भी बड़े पैमाने पर आगे आकर इस पर बहुत गहनता से विचार करना चाहिए। मैं सर एक चीज और आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, बार बार बात हो रही है रूट मैप की, रूट चार्ट की, बार बार इसी पे चर्चा, जिन भाइयों ने हमारे अभी आगे भाइयों ने चर्चा की, सबने रूट मैप और रूट चार्ट की बात की है। तो सर अगर रूट मैप और रूट चार्ट को हम बांटते रहेंगे तो सर अगर हम एक आवाम को अलग देंगे, एक आवाम को अलग देंगे, तो सर हम हवा कहाँ से बांटेंगे, पानी कैसे बांटेंगे। तो इन चीजों को बहुत विशेष और बारीकी से ध्यान रखकर सर सभी लोगों को, सभी धर्मों को और सभी संगठनों को इस पर आगे आना चाहिए। और जिन लोगों ने ये घटनाएं की हैं, मेरी तरफ से और मैं अपनी पार्टी की तरफ से एक बात और बोल रहा हूं कि उन पर वास्तव में कठोर कार्रवाई हो और इसके लिए एक ऐसा अलग से कानून बनाया जाए, एक अलग से ऐसा कानून बनाया जाए जो धार्मिक कार्यक्रमों पर
या धार्मिक स्थलों पर कोई घटना या उपद्रव या पत्थर फेंकता है तो उसके लिए एक ऐसी धारा बनाई जाए जिसका नाम सुनकर वो पत्थर उठाने वाला फूल उठाने लगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जी ने जो कहा है, आप किसी धर्म विशेष के ऊपर उंगली ना उठाइए, उस पर संज्ञान लीजिए कि ऐसी घटनाएं होना, आप एक दिल्ली जैसे शहर में नहीं, हर जगह घटनाएं होती आ रही हैं और होती हैं। इनके लिए समुचित व्यवस्था के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा और सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। ठीक है जो हाँ। जी सर, थैंक यू। शेखर जी, बहुत गंभीरता के साथ में इस गंभीर विषय पे सोचने की जरूरत है। और सच तो ये है कि ये विषय आपने रखा है और यहाँ वो सब के सब प्रबुद्ध लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र के शिखर पुरुष हैं, चाहे किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो, चाहे किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित हो। सवाल इस बात का है, अलग चीज है, आज फैसला लिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, उसके ऊपर उनको बधाइयां भी मिली हैं। और सही बधाई तो तब होती है जब आम जनता का आदमी जो है हृदय से कहता है कि बड़ा निष्पक्ष जो है वो अपने आचरण रखा गया है। यही सरकार से अपेक्षा होती है और यही अपेक्षा जो है वो जो उसमें परिलक्षित हो रही है, तो लोग बढ़ करके बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन हम ये भी विश्वास करते हैं कि शायद जिस भावना और जिस उससे तहत ये फैसला लिया गया है, ये भी तो सवाल करिए कि क्यों बधाई मिल रही है। क्या इसके पहले जो है वो फैसले जो है वो सही नहीं लिए जा रहे थे? कोई एक ऐसा नया फैसला ले लिया गया है कि जिसके की बाद जो है वो अपने दौर शुरू हो गया है बधाइयों का? हमें आत्म अवलोकन करने की बात है। सवाल इस बात का है, वहीं पे मैं आ जाता हूं जो हमारे साथियों ने कहा कि जिस वक्त के ऊपर ये धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, उस वक्त के ऊपर जो है क्यों पत्थरबाजी की बात होती है, उस वक्त के ऊपर जो है रास्ते में क्यों बाधाएं पैदा होने की बात होती है, उस वक्त के ऊपर क्यों सवाल होता है कि किस शोभा यात्रा में कौन तलवार लिए था और किसने पत्थर फेंके और क्या करे। सवाल इस बात का है कि जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान की शांति को कहीं से भी खतरा पहुंचा रहा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो या किसी बिरादरी का व्यक्ति हो, सख्ती के साथ भी उसको लेना चाहिए। और क्या ये नहीं हो सकता, क्या ये नहीं हो सकता कि शरारती तत्व जो है इस आड़ में अपना काम कर रहे हों? मुझे सन 84 के जो है आतंकवाद की घटना याद आती, पंजाब की। किसी व्यक्ति को दाढ़ी रखा दी जाती थी। मैं पंजाब रहा हूं 1 महीना, उग्रवादियों के बीच में रहा हूं। दाढ़ी रखा दी जाती थी, पगड़ बांध दिया जाता था, और अगर चौराहे के ऊपर 2 आदमी लुढ़का दिए तो लोग कहने लगते थे कि सरदारों ने मारा, सरदारों ने मारा। सवाल ये नहीं है कि कहीं पे किसी हिंदू ने जो है बढ़ करके जो है अपने प्रवोक किया या कहीं किसी मुसलमान ने बढ़ करके करा। सवाल इस बात का है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी बिरादरी का व्यक्ति हो, नफरत फैलाने की इजाजत न प्रशासन देगा उसको, न शासन देगा उसको। ये हम उम्मीद करके चलने की बात करते हैं, क्योंकि न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। और अब भी न समझे ये बात तो नुकसान सबका है। कोई ठेकेदारी नहीं है कि हिंदुस्तान हमारा है, हम यहाँ पैदा हुए हैं तो उसके बाद में विकास जी कहें ना हिंदुस्तान हमारा है क्योंकि हम इस पार्टी में हैं, हम कहें हम इस पार्टी में, हिंदुस्तान हमारा है। अरे ये देखो कि नुकसान किसका है, नुकसान हमारा है। एक चीज, बुलडोजर की बात आई, बुलडोजर संस्कृत को आप जिस वक्त पे भय मुक्त वातावरण के लिए बुलडोजर की बात करेंगे, लोग स्वागत करेंगे उसका। लेकिन बुलडोजर से आप दहशत फैलाने की बात करोगे, आप चाहोगे कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उसके बाद में, अरे बुलडोजर का प्रयोग आप करोगे तो बुलडोजर का प्रयोग भी कानून के दायरे में करोगे। आपने संविधान की शपथ ली है और संविधान से बढ़ करके कोई सर्वोपरि जो है वो अपने नियम नहीं है, उस नियम कायदे कानून में करोगे, स्वागत होगा बुलडोजर का। बुलडोजर संस्कृत का भी स्वागत होगा। परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। आओ तो उस दौर के ऊपर आने की बात करो। अब क्या होता है, ये मनमानी नहीं चलेगी कि नीचे प्रशासन चाहेगा उसका बुलडोजर इस्तेमाल कर देगा, प्रशासन चाहेगा उसको ठोक देगा। न्यायपालिका, देखिए अनिल जी, बात आई है तो बात कर लेने दीजिए। न्यायपालिका जो है एक कोने में रख दी जाएगी, चौथा स्तंभ एक कोने में उठा के रख दिया जाएगा, जो हम मुंह से बोलेंगे कानून होगा। ये तानाशाही जो है न तो बीजेपी के लोग पसंद करेंगे न हम लोग पसंद करेंगे। और आगे आ जाइए,
सबसे आखिरी बात, दिल्ली में आखिरी बात सुन लीजिए, इसलिए गंभीरता की बात है कि दिल्ली में जो है वो अपने वहां पे माननीय गृह मंत्री जी भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं। आज यहाँ पे जो है दंगाइयों के बारे में चर्चा हो रही है, जरा गौर करे रहिएगा कि दंगाइयों के बाद में कहीं कोई जो है बाहर की ताकतों के लोग तो नहीं सक्रिय हो रहे हैं। इसलिए गंभीरता आपको वहां पे देने की जरूरत है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए, आपका स्वागत है। और न इस वक्त के ऊपर हम आप किसी पार्टी में न कुछ हैं। देखिए, हमारे भाजपा के साथी ने खुद ही स्वीकार किया कि सारा कुछ ही हो रहा है तो ये ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है, तो बात कहीं कहीं सही है। और बाकी जो राजस्थान की बात करी तो एक बड़ा बचकानी सी बात थी, सरकार कोई भी हो तो हमें तो सत्ता हर जगह चाहिए है, वहां कांग्रेस की है तो अब दूसरी हम चाहते सत्ता आ जाए इसलिए सारा कुछ हुआ, तो उसको कहने की बात नहीं है कि कांग्रेस थी या वो थी, ये कोई औचित्य नहीं उसका। दूसरा जो बात आप कहते हैं आप शेखर साहब, एक बात जो है इतना गंभीर विषय है कि दिल्ली की बात हो या अन्य राज्यों की, कैसे जब फोर्स साथ में चलती है, परमिशन के बाद जुलूस निकला है तो कैसे लोग तलवारें लेके, कैसे अस्त्र लेके लोग निकल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ये कहीं कहीं से सवाल खड़े करता है कि फिर वही नफा नुकसान की बात इस पे आ जाती है। कैसे आपने दिल्ली में तलवारें लेके चलने दिया, कैसे और जगह तलवार लेके लोग चल रहे हैं, जबकि परमिशन की, रूट की, फोर्स की सारी चीजें ये एक अनिवार्य चीजें हैं किसी भी जुलूस या किसी भी उसमें। ये तो आज इन चीजों पे विचार करने की जरूरत है, हम जागरूक बने और केवल कही सुनी बातों पे ना आए कि तलवारबाजी वहां चली, तलवारें क्यों नहीं रोकी गई। आज इन चीजों पर जागरूकता करें थोड़ी सी है, तो आज हमें इन बातों की जरूरत नहीं है। केवल हम खाने में बांट के बात ना करें, ये खाने में बांटने की जो राजनीति हो रही है उसको उस चश्मे से न देखें, इस चश्मे से देखें अगर गलत काम हुआ है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार क्यों नहीं कर रही है, उसका क्यों इतना इनलार्ज हो रहा है, जैसे कानपुर में भी किया गया। कानपुर में उसको लेके रूपरेखा बनाई गई कि रामनवमी को लेके हम पूरे देश में जाएंगे और ये माहौल बनाएंगे। ये सब बातें क्यों हो रही हैं? ये सिर्फ वही बात हो रही है कि हम उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजस्थान में सरकार हमारी नहीं है तो वहां भी सरकार हम बनाए, ये बात है क्या। हाँ जी, देखिए शेखर भाई, दो तीन बातें आगे में थोड़ा सा जवाब जल्दी से एक मिनट बोलिए, समय नहीं मिसाइए। सभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, आपने भी कहा, शेखर भाई ने भी कहा कि जब जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो इसी पर पथराव क्यों होता है। इसमें थोड़ा सा मैं सभी पैनलिस्ट माध्यम से और आदरणीय शेखर भाई से भी मैं कहता हूं कि ये इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दीजिए कि ये धार्मिक आयोजन नहीं, आप ये कहिएगा कि जब किसी विशेष धर्म का कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उसी पर पथराव। गलत बात है यार, तो खाने में मत बांटिए, खाने में मत बांटिए, ये खाने में बात की बात मत करिए, निवेदन है हमारा, खाने में मत बांटिए। कह लो आलोक जी, बुद्ध व्यक्ति हो, आपको वहीं रहना है, किसी को छोड़ना नहीं। फरुखाबाद है न कन्नौज को छोड़ेगा, निकाल बाहर करो, जमीन जायदाद जो है वो तोड़ करके उसके बाद हवाई जहाज पे बिहार करके भेज दो। हमें आपको जागरूक बनना पड़ेगा। वहीं आ गए, अरे ये कह करके भी नफरत फैला रहे हो यार, नुकसान किसका है। खाने में मत बांटिए, खाने में मत बांटिए, जो गलत है उसको गलत कहिए, जिसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। ये खाने में बांट की सजा मत दीजिए, सजा सबके लिए एक है, जिसने गलत किया है तो उसको सजा मिले। शासन चलाओ, चाहे हिंदू की तरफ से गलत हो कोई व्यक्ति, कहीं से भी गलत हो, खाने मत बांटिए। है तो वो किसी पंथ का हो, किसी जात का हो, उसको यहाँ पे विशेष की बात नहीं है। नहीं, आप एक ये क्या बात हो गई यार, जो कानून के गलत काम कर रहा है कानून कार्रवाई करे उस पे। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम जो है, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम इतिहास में निकालो, एपीजे अब्दुल कलाम की पीढ़ियां जो उनको बाहर भेज दो, मुसलमान करो। अरे यही आपको जला करके रख रही है। सीमित करिए, पत्थरबाजी कोई कर सकता है, गलत काम कोई कर सकता है। अगर जो है कहीं जाति करने की बात कर रहा है, कठोर कार्रवाई करो, लेकिन चिल्ला करके, भोंपू बन करके नफरत मत फैलाओ। ये सबसे बड़ा अपराध मुसलमान कह रहे कि जब जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो पथराव होता है। आप सीधा छोड़ो भाई साहब, जब धार्मिक आयोजन होते पथराव होता है, 1 मिनट तो उसी पर बाद में हुआ कार्रवाई करिए, आप कार्रवाई करिए, खाने में ना बांटिए कि फला आदमी करता है या हम नहीं करते हैं। आपको एक बात कहूं कि किसी भी व्यक्ति बिरादरी का होगा,
हिंदू, मुसलमान, सिख, सर ईसाई, सुन लीजिए, अगर हिंदुस्तान के संविधान के विपरीत कोई बात बिरादरी करेगा का नहीं। उसको आप वही इतिहास दिया पढ़ जाएगा। देख लीजिए, हमेशा करके सनातन आओ, धर्म को कैसा वही सबका साथ बिरादरी है। सबका है, उन्हीं को कहते कुछ हो खिलाफ करते कुछ पहुंचे। हो यार। इस अब बहुसंख्यक नहीं देश उम्मीद में, करते आपसे इस प्रोफेसर साहब एक मिनट बहुसंख्यक जरा, देश में नहीं आदरणीय शुक्ला जी, नहीं शुक्ला जी ने भी एक बात कही कि हमें अपने पुराने धार्मिक देवताओं के हिसाब से जुलूसों में शस्त्र लेने की अनुमति होनी चाहिए। शुक्ला जी, हम किसी संविधान वाले देश में हैं या जंगल राज वाले देश में हैं, हम हथियार लेकर जुलूस निकालें अपना? हमारे लिए कानून नाम की चीज कोई नहीं है क्या? ये कौन सी बात हुई कि हम त्रिशूल लेके और तलवार लेके जुलूस निकालें? इस तरह की आप बात कर रहे हैं, कल को दूसरा आदमी जुलूस लेके दरबार का लाइसेंस भी दिलवाएं आपको, लाश की बात आप कर रहे हैं। दफा 25 के मुलजिम ना हो जाओ। क्या नहीं है कि आप हथियार लेकर और रिवाल्वर से आप धमकाओ तो उसमें कहीं 25 के मुलजिम न बन जाओ। जब अजान हो रही होगी, जब पूरा कानून महाराष्ट्र बना की डालो। सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, अभी महाराष्ट्र की सरकार ने एक सर्कुलर जारी अरे किया जो कर रहे कि हो, जब जो अजान स्वागत होगी, योग्य तुम्हारे अरे सर अगर सुन- फैसले हैं सर सुन उनका लीजिए, हम स्वागत सर करेंगे सुन मान्यवर। सर सुन और लीजिए, जो समाज में शांति पैदा करने वाले जो है फैसले हैं हम स्वागत करेंगे, लेकिन अशांति की बात का स्वागत नहीं करेंगे। ताकि तुम्हारा अकेला हिंदुस्तान नहीं है और तुम्हारा अकेला उत्तर प्रदेश नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। यहाँ के लड़के से हमको भी उतना ही देशभक्ति है जितना तुमको है। हमारे मुंह से निकली देशभक्ति थोड़े देशभक्ति रहेगी। 5000 बात में कोई समझौता नहीं होगा। जागीर है, सनातन बीजेपी का आदमी है वही देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही है। देखिए, ये नहीं चलेगा ये मान्यवर। बात मत कहिएगा कि मिश्रा जी, हिंदू की जागीर मिश्रा नहीं जी, है। है क्यों कोई ना? भी धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक स्थल पर कोई भी घटना होती है या कोई पत्थर फेंकता है तो सर मैं आपको एक चीज गलत है। बताना चाहूंगा आज कि आप- आप सर जो है कोई भी घटना होती है उसके लिए आप उसके लिए कानून लाइए और कठोर से कठोर उसमें एक प्रावधान कीजिए, तो आप गलत हो। लाइए। संविधान से हट करके कोई भी अगर पत्थर फेंकता है, अगर कोई भी इसमें घटना करता है धार्मिक कार्यक्रम में तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट होना चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेने वाले का कोई भी समर्थन नहीं करेगा, हिंदू हो या मुसलमान हो। जिसने कानून अपने हाथ में लिया है, कानून के खिलाफ काम किया है, उस पे कानूनी कार्रवाई करिए। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की बात करिए। आप उस पर कार्रवाई करिए। हिंदू मुसलमान क्या होगा? वालों को निकाल बाहर कर दोगे। और तुम्हारे यहाँ जो वक्त के मंत्री हैं कहाँ है? आप देख रहे हैं भाई और लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ, एक एक करके और कौन रह गया बोलने को? आप बोलो। महाराष्ट्र की सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया कि अजान होगी तो उसके 15 मिनट तक। अरे कौन कह रहा है अजान और कौन कह रहा है यार? बेकार की बात ले रहे हो। शुक्ला जी साहब, आपकी बात सही है, लेकिन अरे हिंदुस्तान देखो, अजान देख रहे हो? यहाँ इसमें हिंदू मुसलमान ना करिए, इसमें कार्रवाई की बात करिए। इसमें कार्रवाई की बात गलत किया, कार्रवाई होगी। कोई भी हो गलत काम करने वाला, प्रशासन का काम यही है, सरकार का काम यही है। जिसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। खून शामिल है। गलत काम अगर आप करोगे उसका भी विरोध होगा, हम करेंगे उसका भी विरोध होगा। 5000 वर्षों के पूर्वजों का निष्पक्ष बात कहना उसको सब भूल गए। आपकी सब बात सही है, लेकिन हिंदू मुसलमान की बात नहीं सही है। और ऊपर से राम राज की बात करते हो और जाति विशेष की बात करते हो तो ये दो राय की बात मत करिए। आप एक बात करिए, जाति विशेष की बात करके आप राम राज ने नहीं ला सकते हो। आपकी सब आप सुनिए पार्टी तो राम राज भाई, अरे आलोक भाई खाता न भरिए। आलोक भैया कहें वो सही, हाँ खाता इतने गंभीर बात को। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, पालीवाल जी का, विवेक जी का, ध्रुव राजपूत का, वरुण का, अनिल मिश्रा जी का और विकास पांडे का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।